वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज के वीडियो में मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर में ग्राफ गिवन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सेलेक्ट करना है। टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और JEE 2008 में पूछा भी गया है। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन? अगर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स जो आपको बताने जा रही हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर ही बेस्ड है वो बता दूँ। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है पहले तो ये मालूम होना चाहिए, कहाँ से आती है, कैसे बनती है एनर्जी। तो याद रख लो, हर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कहा जाता है न्यूक्लियॉन और उनका नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। अब किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हैं उनके मासेस का सम कर लिया जाए तो लगता है ये न्यूक्लियस का मास आ गया। यही दोनों तो हैं उसके अंदर और इसे कहते हैं कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअल न्यूक्लियस से उसके मास से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस कैसे आप लिखेंगे? O मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, मतलब 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। सारे मासेस का जब सम कर लिया जाता है तब जो कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस है ऑक्सीजन के एक्चुअल न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। ये हर न्यूक्लियस के लिए होता है ऐसा। तो ये जो मास डिफरेंस है एक्चुअल मास और कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस का, यही मास डिफरेंस E इक्वल टू डेल्टा mc², याद आ गया होगा। ये किसने दी थी इक्वेशन? आइंस्टाइन, मास एनर्जी रिलेशन। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यही डेल्टा m जो है वो डिफरेंस ऑफ मास है, कैलकुलेटेड और एक्चुअल मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। यही कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। जैसा कि इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डिस्पाइट ऑफ कोलम्बियन रिपल्शन, वो छोटे से स्पेस में न्यूक्लियस के अंदर बंधे हैं आपस में, रिपल्शन के बावजूद बंधे हैं। वही है बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियनों को बांधे रखने में हेल्पफुल है। 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, या किसी भी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? वो भी बाइंडिंग एनर्जी। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है। बाइंडिंग एनर्जी समझने के बाद अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, एक फिगर दिया गया है। फिगर देखकर 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा या एक से ज़्यादा विकल्प सही होंगे चुनना है आपको। फिगर देख लो। फिगर में y एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, x एक्सिस पर मास नंबर है। 0 से 100 मास नंबर के जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है 100 और 200 के बीच में। फिर 200 के आगे जितने भी मास नंबर है फिर से कम हो जाती है। न्यूक्लियाई क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी? जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हायर होगी, मैक्सिमम होगी। यानी जितने भी न्यूक्लियॉन जो 100 से नीचे वाले हैं उनमें से कुछ न्यूक्लियॉन्स जुड़े ऐसे कि उनका मास नंबर इस रेंज में आ जाए, 100 और 200 के बीच में, तो वो जुड़ जाएंगे। मास नंबर अगर मान लो 130 आ गया तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा हो जाएगी। देखिए 100 से 200 के बीच में सबसे ज़्यादा है। लाइटर न्यूक्लियाई का जुड़ना और उससे एनर्जी रिलीज होना और वो हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में स्टेबिलिटी पा जाएं, इस रेंज में आ जाएं, वही कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई ऐसे कंबाइन करते हैं कि वो एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस बना ले जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा हो। कितनी ज़्यादा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो? वो 100 और 200 के बीच में मास नंबर उनका हो जाए तो बाइंडिंग एनर्जी उन्हीं की ज़्यादा है। ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो वेरियस पर्पस में काम आती है। यहाँ देखो, पहला पार्ट क्या है? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर लाइंग इन द रेंज 1 to 50।
मैंने रेड से ये लिखा है रेंज मास नंबर की, इसीलिए 1 to 50 वाले अगर मान लो हम लेते हैं 1 और 50 के बीच में ले लेते हैं, चलिए 40, वैसे तो 25 हुआ, हम 30 40 कुछ भी ले लेते हैं, और दो न्यूक्लियाई को अगर हम ऐड कर देंगे तो मान लो 40 है तब भी तो वो 80 ही रहेगा उसका मास नंबर, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो इस रेंज में नहीं आ रहा, तो ए नहीं सही है। बी के लिए देखते हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन अब कैसे न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं जिनका मास नंबर 51 और 100 के बीच में है। मान लेते हैं 70 75। अब 70 75 75 75 वाले अगर दो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो कितना मास नंबर हो गया, 150। 150 देखिए 100 और 200 के बीच में आया, हो गई उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और यही तो बताया मैंने, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। किसके लिए ये यहाँ लागू हो रहा, 100 और 200 के बीच में, यानी बी करेक्ट है। अब देखते हैं सी पर। सी के लिए एक लिखा है फिजन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन द मास रेंज 100 and 200 will release energy when broken into two equal fragments। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि दो इक्वल फ्रैगमेंट में टूटेगा, कौन सा न्यूक्लियस जिसका मास रेंज है 100 और 200 के बीच में। हम अगर 100 200 के बीच वाला कोई भी ले लेते हैं, सपोज वो ले लेते हैं हम 150, उससे दो टूट बनेंगे 75 75 के, 75 75 मास नंबर तो इस 0 से 100 के बीच में आएगा ना, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हायर नहीं होगी, इसलिए सी भी नहीं होगा। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन में जब भी कोई ऐसा हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में जिनके मास कंपेरेबल हो, तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जो लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर होती है उस हैवी वाले न्यूक्लियस से जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और एनर्जी इस प्रोसेस में भी रिलीज होती है। तो फ्यूजन हो या फ्यूजन, एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फ्यूजन यहां पर लागू होगा इसके आंसर में। तो अब 100 200 के बीच का मास नंबर जो हमने सेलेक्ट भी कर लिया है, वो 150 लिया था, तो 70 75 वाले दो बन रहे हैं, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रेंज में नहीं आ रही है, 8 के लगभग, तो ये नहीं होगा, सी वाला भी गलत। अब आते हैं डी पर। इसमें लिखा गया है कि कौन सा न्यूक्लियाई जो 200 और 260 के बीच का है। एग्जैक्ट ले लेते हैं, चलो 230। 230 के हैवी न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में बराबर बराबर हिस्सों में टूटेगा, तो कितना हो जाएगा, 115 115 115 115 कितना हो गया, 100 और 200 के बीच में ही तो आ रहा है। 100 से ज़्यादा देखिए जो भी मास नंबर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो गई, यानी ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको जो करेक्ट इसमें से अल्टरनेट चूज करना था वो कौन कौन से हो गए, बी और डी। तो इस तरीके से फ्यूजन फ्यूजन इन प्रोसेस को अच्छे से समझकर आप इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने मास डिफेक्ट और उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन जिसमें बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड इक्वेशन सही करके लिखनी है, सेलेक्ट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगातार मैं सीरीज बना रही हूँ, सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाइए। थैंक यू।